हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बंचकर साइड। और आज ना हम यूनिट 2 कर रहे हैं ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको दो चीज़ें बता रही हूँ। आज दो मॉडल्स ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ। एक हेब्स मॉडल है और नेक्स्ट है हमारा परसेप्ट्रॉन मॉडल। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो और ट्राई करूँगी जिसमें ना जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है सारा मैं सिलेबस एक और बारी एनालाइज करके जो जो टॉपिक्स बच गए हैं वो उस पर एक पूरी वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, आज सिर्फ यही दो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, एक हेब्स मॉडल और परसेप्ट्रॉन मॉडल। क्या होता है अकॉर्डिंग टू एमडीयू, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हेब्स मॉडल पे। हेब्स मॉडल आपका सबसे पहला मतलब मॉडल नहीं था, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको डोनाल्ड हेब ने बताया था। और ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये यूज़ कर रहे थे आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डोनाल्ड हेब ने ये मॉडल हमें दिया था और डोनाल्ड हेब के नाम पे इस मॉडल का नाम है हेब्स मॉडल, जो कि आपका एक टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग होता है। मतलब इसमें जितना भी डेटा होएगा आपका अनलेबल डेटा होएगा। जो इसमें लर्निंग होती है वो कब अकर होती है, जब सिनेप्टिक गैप होता है। मतलब सिनेप्टिक गैप हमने पहली वाली वीडियो में देखा था, जैसे दो न्यूरॉन्स है मेरे पास। ठीक है, अगर उनके बीच में जो गैप होता है उसको मैं सिनेप्टिक गैप बोलती हूँ। मतलब इस दोनों का, अगर मैं ये इसको न्यूरॉन 1 कंसिडर कर रही हूँ और इसको न्यूरॉन 2 कंसिडर कर रही हूँ, तो इनके बीच का जो गैप है उसको हम सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। ओके, इसके बाद इसकी दो एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास यहाँ पे, पैटर्न एसोसिएशन और पैटर्न क्लासिफिकेशन। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें कि अगर जैसे दो मेरे पास वेट्स हैं, ये आपका वेट्स को चेंज करता है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ अगर मेरे को न्यू वेट चाहिए तो मैं कैसे लूँगी उसको, मैं ओल्ड वेट को कंसिडर करूँगी कि हमारा ओल्ड वेट कितना था, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो सिनेप्टिक गैप में चेंज हो रहा है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई और अल्फा से। ठीक है, या आप इसको वाई ले लेते हैं हम यहाँ पे, नहीं हाँ। अब ये एक्स और वाई होता क्या है, एक्स हमारे यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इनपुट वेक्टर के लिए। ठीक है, और y मेरा स्टैंड कर रहा है फॉर आउटपुट वेक्टर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं विद ओल्ड वेट, और उसके बाद हमें न्यू वेट मिल जाता है। इसको ही कंसिडर करते हुए हम हेब्स रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ मैं बताती हूँ कि क्या होता है। देखो, जब एक एक्सॉन, एक सेल ए का एक्सॉन इतना नियर होता है कि वो दूसरे वाले सेल को एक्साइट कर दे, तो कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस दोनों सेल्स में होते हैं जिस वजह से सिनेप्टिक गैप में चेंज होता है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ एक सेल ए। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ये सेल बी के इतना पास है कि ये वाला सेल ना एक्साइट हो गया है। मतलब उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि ये एक्साइट हो गया, और इसी वजह से यहाँ पे सिनेप्टिक गैप कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसी चीज़ को हेबियन रूल बोलते हैं, और ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन ये वाली रिप्रेजेंट करती है हेब्स रूल को। अब दो चीज़ें आती हैं कि अगर ये दोनों न्यूरॉन्स सिंक्रोनसली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से तो जो वेट है वो इंक्रीज होएगा, और अगर एसिंक्रोनसली कनेक्टेड होंगे तो वेट डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर जो सेल्स हैं आपके ये दोनों, अगर ये सिंक्रोनसली कनेक्टेड है आपके, तो जो वेट है वो मेरा इंक्रीज होएगा, और अगर एसिंक्रोनसली कनेक्टेड है, ठीक है, एसिंक्रोनसली कनेक्टेड है, तो जो वेट है वो मेरा डिक्रीज होएगा। ये एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, और ये आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हो, और इसकी एल्गोरिथम होती है एक, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, ये मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में हेब्स रूल को रिप्रेजेंट कर दिया जिससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आए आपको। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे मैंने यहाँ फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये टर्मिनल सिग्नल्स होते हैं कि अगर हम राउंड ब्रैकेट्स में इसको शो करते हैं, ओवल शेप में हम टर्मिनल शो करते हैं, जिसमें मैंने स्टार्ट और स्टॉप को शो कर रखा है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जो इनिशियलाइज करना है अपने वेट्स, सबसे पहले हम वेट्स पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन होती है फॉर ईच एस कॉलन टी। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है ना तो चीज़ें आगे चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे नो आ गया है, तो
ये यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टॉप कर देंगे, इसको स्टॉपिंग आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले सारे, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक्टिव कर दूंगी जितने भी इनपुट यूनिट्स हैं, ठीक है। जो भी मेरे को इनपुट्स पास करने हैं वो सारे मेरे न्यूरॉन्स उस टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में फिर मेरे आउटपुट यूनिट्स भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मेरा सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट नहीं आ रहा, तो पिछले वीडियो में मैंने लास्ट टॉपिक बताया था बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है। तो वही चेक कर लेना। और अगर मेरा आउटपुट ठीक नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं वेट्स को अपडेट कर दूंगी, उसके रिस्पेक्ट में फिर बायस अपडेट होगा, और फिर जब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल पीक पर हो जाएगा तो लास्ट में आता है स्टॉप, मतलब हम उस कंडीशन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और ये कंफ्यूज मत होना, ये वेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है WPS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ये सारा हेबियन रूल था। इसके बाद अब हम देखते हैं परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, परसेप्ट्रॉन मॉडल। तो इसमें ना हमारे पास सबसे पहले आता है कि परसेप्ट्रॉन मॉडल होता क्या है। जैसे वो जो पहले हमने मॉडल पढ़ा हेब्स मॉडल, जो कि 2 न्यूरॉन्स पे बेस्ड था, कि मतलब 2 न्यूरॉन्स के बीच का रिलेशन देखा जा रहा था। ये आपका सिर्फ एक ही न्यूरॉन पे बेस्ड होता है। ये सुपरवाइज लर्निंग का टाइप है, मतलब इसमें जितना भी डेटा पास होगा सारा आपका लाइक लेबल डेटा होगा, और अगर हमें लर्निंग सिग्नल इसमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैलकुलेटेड आउटपुट और टारगेट आउटपुट के अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस, मतलब एक एरर टाइप हम इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें ना यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है हमारे पास, लाइक अगर मुझे अपना y कैलकुलेट करना है तो मैं उसमें फंक्शन ऑफ y इनपुट देखूंगी। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें थीटा के साथ रिलेशन देखा जाएगा y इनपुट का, उसके अकॉर्डिंग ये 3 वैल्यूज में इसको दिया जाएगा। अब इससे एक चीज़ हमें समझ आ रही है, जो y इनपुट होएगा ना हमारा, उसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 तक, ठीक है। ये चीज़ इसमें एक तो देख के हमें समझ आ रही है। और इसमें 2 ये होता है कि ये हमारा ना जो y ये मेरा डिनोट कर रहा है यहाँ पे आउटपुट वैल्यू को, ठीक है, और t है मेरा टारगेट वैल्यू को। अगर मेरा टारगेट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू कैलकुलेटेड आउटपुट मेरा इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये W न्यू मीन्स मेरा जो नया वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, W ओल्ड प्लस अल्फा टी एक्स, यहाँ पे t यही है, और x हमारा x पता नहीं क्या होता है यहाँ पे, a हमारा ये जो अल्फा है ना, ये तो आपका लर्निंग रेट को डिनोट करता है। और हमारा फिर दूसरी चीज़ आती है कि अगर हमारा आउटपुट ये वाले दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब टारगेट आउटपुट और हमारा जो कैलकुलेटेड आउटपुट है, दोनों चीज़ सेम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ओल्ड वेट और न्यू वेट दोनों को सेम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ओके। तो यही सारी चीज़ थी। अब मैं इसका थोड़े से और बता देती हूँ ब्रीफ में। गाइस यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ आ रही थी ना आपकी, ये सारी ना थ्रेशोल्ड की वैल्यूज़ हैं। सॉरी फॉर सम मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये थ्रेशोल्ड की वैल्यूज़ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हम थीटा से कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, जो कि लास्ट में हमें थ्रेशोल्ड की वैल्यूज़ देता है। नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं परसेप्ट्रॉन मॉडल को विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम। देखो अब यहाँ पे मैंने 3 इनपुट्स लिए हैं, उसके रिस्पेक्ट में मैंने 3 वेट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा एक समेशन फंक्शन है, और यहाँ पे ये जो f है ये डिनोट कर रहा है मेरा एक्टिवेशन फंक्शन को, और यहाँ पे लास्ट में हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं। और ना अगर कोई एरर आ रहा है मेरे पास, तो एरर लास्ट में जाके W से अपडेट हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या होता है कि ना हमारे को दिखाया जा रहा है कि अगर मेरे को f कैलकुलेट करना है, ठीक है, f अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, जो कि एक्टिवेशन फंक्शन है वो मेरा। एक्टिवेशन फंक्शन को ऐसे कैलकुलेट करा जाएगा कि ना आप प्रोडक्ट लेते जाओगे इनपुट्स का विद देयर रिस्पेक्टिव वेट्स। मतलब जैसे अगर मेरा x1 इनपुट है, यहाँ पे x1 इनपुट है, तो मैं इसका प्रोडक्ट लूँगी W1 के साथ, और x2 का W2 के साथ, x3 का W3 के साथ, ठीक है। फिर उनका सम कर दिया जाएगा, जो कि मेरे को लास्ट में एक्टिवेशन फंक्शन देगा आपका, मतलब x1 और W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 प्लस ये और इंटू W3, ये सारा मिलके मेरे को ये देगा। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एक चीज़ B विच इज़ बायस्ड, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ आती है इसमें। परसेप्ट्रॉन मॉडल जो होता है ना, आपको 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल,
ठीक है। और एक होता है आपका मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल, एक तो सिंगल लेयर और एक मल्टी लेयर। अब इसमें नाम से क्या समझ आ रहा है हमें कि इसमें सिर्फ एक ही लेयर होगी और इसमें मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं, मतलब हिडन लेयर्स भी होंगी इनपुट लेयर के साथ, इनपुट और आउटपुट लेयर के साथ आपके पास हिडन लेयर्स होंगी। इसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट और आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वही एप्लीकेबल होएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये इसमें ये आती है। नेक्स्ट मैं थोड़ी से और टॉपिक्स बता रही हूँ इसमें, जैसे लीनियर सेपरेबिलिटी क्या होता है वो सब। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं लीनियर सेपरेबिलिटी का मतलब। देखो, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है। सेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कितना मतलब उसको सेपरेट कर देना, ओके। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लीनियर सेपरेबिलिटी का, ये आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपको दो चीज़ों को सेपरेट करना है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने एक मतलब ग्राफ शो करा है जिसमें मैंने दो सर्कल्स बनाए हैं, एक फिल्ड सर्कल्स है, एक होलो सर्कल्स है। तो अगर कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होएगा कि ना आप ऐसी कुछ लाइन बना दो तो वो चीज़ें सेपरेट हो जाए, तो यही लीनियर सेपरेबिलिटी में कॉन्सेप्ट आता है आपका। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर हमें मेथड्स यूज़ करने हैं फॉर लीनियर सेपरेबिलिटी, ये आपकी हेडिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगर उसको करना है तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसको। सबसे पहले आता है वर्चुअल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेप्ट्रॉन लीनियर एल्गोरिदम्स, मतलब जब भी हमने परसेप्ट्रॉन मॉडल पढ़ा पहले उसके रिलेटेड ही कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास SVM विच इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। फिर आएगा हमारा लास्ट आएगा कर्नल मेथड्स, ओके गाइस। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ना इसी वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम वो और कर लेते हैं, एक आपका मैकलॉच-पिट्स मॉडल भी कर लेते हैं। ओके गाइस, अब आई गेस अब आपको बोर्ड ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया फ़ोन को, ठीक है। तो हाँ, पूरा बोर्ड विजिबल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखो, सबसे पहले ना हमारे पास आता है कि मैकलॉच-पिट्स मॉडल दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था और उन दोनों के नाम पे ही है। ये जो मैकलॉच और पिट्स है ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के वो हैं, सरनेम्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये सबसे पहला मॉडल था आपका फर्स्ट मैथमेटिकल बायोलॉजिकल मॉडल था, कि मतलब जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन था उसको सबसे पहले जो मॉडल डेवलप हुआ था कि उसको हम कंपेयर कर रहे थे मैथमेटिकल मॉडल से, ये वो था, ठीक है। मतलब मैथ से उसको कंपेयर करके कुछ इक्वेशंस वगैरह तो दी और ये सब था। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट करा है कि यहाँ पे तीन मैंने इनपुट्स लिए हैं दोबारा से, ठीक है। ये पूरा इनपुट लेयर है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने तीन वेट्स लिए हैं और उनका यहाँ पे समिशन जंक्शन एक चीज़ मैंने दिखाई हुई है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। समिशन जंक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ। समिशन जंक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ XI विद WI, जिसमें आपका रिस्पेक्टिव जो इनपुट है वो उसके वेट के साथ आपका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब x1 का है W1 के साथ, x2 का W2 के साथ और x3 का W3 के साथ इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमें एक समिशन जंक्शन मिल जाती है जिसका हम थ्रेशोल्ड से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर होके फिर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब इसमें थ्रेशोल्ड हमारे पास दो वैल्यूज देता है, या तो 1 या फिर 0। अगर 1 है मीन्स येस और 0 है मीन्स नल, कुछ नहीं, मतलब नो है वो, ठीक है। और क्या चीज़ें इसमें मैंने लिख रखी है, एक्सिटरी और इनहिबिटरी। ये क्या होता है आपका, अगर एक्सिटरी हम बोलते हैं जब हमारे जो वेट्स होते हैं वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है। इनहिबिटरी में जो आपके वेट्स होते हैं वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसमें यही सारी चीज़ें थी। और एक्टिवेशन फंक्शन आपका इस चीज़ पे कंसिडर होता है कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू पे चीज़ कंसिडर करी जाएगी कि अगर 1 है तो येस होगा और 0 है तो नो होगा, ठीक है। इसमें मैकलॉच-पिट्स मॉडल में इतना ही था और बाकी एक दो चीज़ें और बता देती हूँ आपको। कुछ ना वो पूछे जाते हैं कि एक्सऑर और नॉर फंक्शंस बताओ कि क्या होते हैं, ठीक है। कई बार परसेप्ट्रॉन मॉडल के रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा। मैं आपको जो बता रही हूँ वो हेब्स मॉडल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि उसमें दो न्यूरॉन्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम एंड फंक्शन भी कंसिडर करेंगे और फंक्शन भी कंसिडर करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। देखो, लॉजिक गेट्स ना काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं लेकिन एंड और ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, एक एक्सॉर पूछ लिया जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि ना सबसे पहले अगर हम एंड की बात करें तो मैथमेटिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है
और आपको ये बात पता होगी कि एंड और को लॉजिक गेट्स बोला जाता है, और जितने भी हम एक्सॉर नॉर ये सारे पढ़ते हैं तो इनको भी लॉजिक गेट्स बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड की। देखो एंड में ना ये होता है, आपके पास इनपुट और सॉरी, इसमें हम हेब्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2 इनपुट्स लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं केसेस ड्रॉ कर देती हूँ, दोनों केसेस में, एंड के लिए भी और के लिए भी। अब देखो क्या होएगा कि ना मैं इनपुट ले रही हूँ 1 और 0 को, ठीक है, सिंगल एट अ टाइम। मतलब या एक बार ये होगा कि दोनों इनपुट्स मेरे 1 है, ठीक है, फर्स्ट केस तो ये होगा मेरे पास। दूसरा केस होगा कि ए मेरे पास 1 है लेकिन इस बार बी जो इनपुट है वो मेरा 0 हो गया, ठीक है। और अगर मेरा जो दूसरा केस मेरे पास ये होएगा कि ये 0 हो गया इस बार और ये 1 हो गया, ठीक है। और एक केस बनेगा लास्ट केस मेरे पास 0 0। सेम चारों केसेस हमारे इसमें भी रिपीट होंगे, तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ उसको। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें ना एंड के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर दोनों इनपुट्स मेरे सेम हैं, मतलब इसमें दोनों 1 है और दोनों इसमें 0 है, तो मेरा जो इनपुट है वही मेरा आउटपुट होएगा। अगर दोनों इनपुट सेम है आपके, मतलब यहाँ पे अगर मेरे दोनों 1 है तो ये आउटपुट मेरे पास 1 आएगा, और यहाँ पे अगर दोनों 0 है तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा सॉरी, ठीक है। और अगर मेरे पास यहाँ पे दोनों इनपुट्स डिफरेंट है, मतलब एक 1 है तो दूसरा 0 है, या पहला 0 है तो दूसरा 1 है, दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट है तो मैं कंसिडर करूँगी कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे थे, पहले मैंने थ्रेशोल्ड में बताया था कि हम जो वैल्यूज कंसिडर करते हैं वो 0 और 1 होती है। मीन्स अगर मैं 0 वैल्यू ले रही हूँ, मतलब मेरा एप्लीकेबल नहीं है, थ्रेशोल्ड मेरे को जो वैल्यू देगा वो 9 देगा, ठीक है, और अगर 1 है तो येस देगा। तो एंड में यही होता है, ठीक है। अगर आपकी दोनों वैल्यूज 1 है तभी आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, एल्स आउटपुट 0 रहेगा। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ना थोड़ा सा अपोजिट केस है। अब इसमें ये रहता है कि ना अगर दोनों आउटपुट आपके दोनों इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट सेम आएगा, ये चीज़ पहले वाले की तरह ही है। दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट मेरे पास 0 आ जाएगा, और दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, दोनों इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और इस केस में क्या होता है, और के केस में आपका ये होता है कि ना अगर आपका एक इनपुट 1 है दूसरा 0 है, यहाँ पे एक 0 है दूसरा 1 है, अगर एटलीस्ट एक 1 है, कम से कम एक 1 है, तो आपका जो आउटपुट आएगा ना वो 1 आएगा, ठीक है। इसमें ये रूल होता है आपका, ठीक है। अब इसमें यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको इलाबोरेट कर सकते हो, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम आएगा, अगर डिफरेंट है किस में डिफरेंट है किस में क्या आउटपुट रहेगा वो आपको लिख के आना है वापस, ओके। तो जो सेकेंड यूनिट थी ना वो मैंने तो सोचा था कि फर्स्ट पार्ट होएगा, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो हो गई है इसकी, और बाकी मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगी जिसमें आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं, एक बारी पूरा सिलेबस एनालाइज करने के बाद कुछ टॉपिक्स अगर मुझे लगेंगे कि वो रह गए हैं तो उसके लिए एक और वीडियो आ जाएगी। बाकी अभी तक के लिए सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है एनएन का। 1 या 2 दिन पहले मैंने फर्स्ट यूनिट अपलोड कर दी थी, आज सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। ये 3 मॉडल्स के बारे में ही था और इन लॉजिक गेट्स के बारे में ही था, और थर्ड और फोर्थ यूनिट आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि पेपर का ऑलरेडी टाइम है, 11 से मोस्ट प्रोबेबली पेपर कह रहे हैं कि स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ डेट शीट्स आ भी गई हैं बीएससी वगैरह की, एमडीयू की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल्स को, और जो भी वीडियोस में कमी लगती है, कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है कि रह गया है, एग्जाम से पहले चाहते हो कि आ जाए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।